वेलकम स्टूडेंट्स। और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार माइकलिस मेंटन ने रेट ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए एक इक्वेशन दिया था जिसमें Km एक माइकलिस कांस्टेंट था। तो ये जो इक्वेशन दिया था इसमें हम Vmax को और Km को और माइकलिस कांस्टेंट को की जो जानकारी है उसको अप्रोक्सीमेटली जान सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन ही है इनका, बिल्कुल करेक्ट जानकारी नहीं मिलती है। दूसरे ये जो इक्वेशन है ये रेट, कंसंट्रेशन और कांस्टेंट के बारे में रिलेशन शो करता है। तो ये भी बताता है कि Vmax कब आएगा। तो इस प्रकार माइकलिस मेंटन ने एक इक्वेशन निकाला जो सिंगल सबस्ट्रेट पर आधारित था। सिंगल सबस्ट्रेट पर आधारित था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंटरमीडिएट्स बनते थे, उनके बारे में माइकलिस ने बात करी। लेकिन हमने ये देखा कि जो बहुत सारे रिएक्शंस जो इस प्रकार हाइपरबोलिक होते हैं, उनके लिए ये मान लिया जाता है कि वो माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि इन्होंने ये माना था ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, ES बनेगा और उसके बाद EP बनेगा और स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स होगी। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे भी एंजाइम्स हैं जिसमें 7 से 8 इंटरमीडिएट्स बनते हैं। सात से 8 इंटरमीडिएट्स बनते हैं और जिसमें अप्रोक्सीमेशन हो तो जाता है। चूंकि हम इस पर रीड करेंगे तो हमें कहीं पर Vmax मिल जाएगा और Km भी मिल जाएगा, Vmax मिल जाएगा, Km मिल जाएगा, लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं है। और ये भी देखा गया कि जिनमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं वहां पर Km या Vmax किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में, किसी भी रिएक्शन में होने वाले इंटरमीडिएट्स के नंबर के बारे में, यानी कितने इंटरमीडिएट रिएक्शन हो रहे हैं, और किसी भी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट्स बना है उसका केमिकल नेचर क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती। तो ये एक स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स की लिमिटेशन है। और दूसरा, इस तरीके से ये जो इक्वेशन आया है इसकी लिमिटेशन ये है कि ये वैल्यू को केवल अप्रोक्सीमेटली शो करता है। तो एक तरीका और निकला कि क्यों ना हम थोड़ा सा और एक्यूरेट हों। तो एक्यूरेट होने के लिए ये माना गया कि क्यों ना हम इन सब का रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो रेसिप्रोकल जब ऑल वैल्यूज हो जाएगा तो 1/V0 इज इक्वल टू Km प्लस S अपॉन Vmax इंटू S, ये हो जाएगा। इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/V0 इज इक्वल टू Km अपॉन
वी मैक्स इंटू एस प्लस एस अपॉन वी मैक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हुए किसी और काट देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बचेगा जो होगा 1/V0 इज इक्वल टू Km अपॉन वी मैक्स इंटू एस प्लस 1/वी मैक्स। तो ये जो नया इक्वेशन निकल के आया, जो नया इक्वेशन निकल के आया उस इक्वेशन का नाम है लाइने वीवर बर्क इक्वेशन। तो ये एक थोड़ा सा नई चीज थी जो इसमें इंट्रोड्यूस हुई, और जब हम इस प्रकार रेसिप्रोकल वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, वहां तो हाइपरबोलिक आया था जब प्लॉट किया था, माइकलिस मेंटन ने माना था स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स में। तो जब हम इसे प्लॉट करते हैं इस वैल्यू को, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि स्लोप इज इक्वल टू Km अपॉन वी मैक्स। तो ये जो स्लोप है ये Km अपॉन वी मैक्स है। इसे जब हम प्लॉट करेंगे तो जहां पर ये V0 वाले एक्सिस को काटेगा वो 1/वी मैक्स होगा, और जहां पर ये एक्स एक्सिस को, जो कि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बता रहा है, उसको काटेगा वो 1 माइनस Km होगा। तो इस प्रकार जब हम रेसिप्रोकल वैल्यूज यूज करते हैं तो जो अप्रोक्सीमेशन है माइकलिस मेंटन का के इक्वेशन का, वो खत्म हो जाता है। यहां पर हमें थोड़ा सा और एक्यूरेट डाटा मिलता है, यानी हमें जानकारी वी मैक्स और Km की एक्यूरेट हो जाती है, जैसा कि वहां पर अप्रोक्सीमेशन के कारण बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं थी। तो इस प्लॉट को लाइने वीवर बर्क प्लॉट बोलते हैं, जिसमें अगर enzymes are following Michaelis-Menten equation, then there must be a straight line, और वो straight line हमें approximate value के बजाय थोड़ी सी accurate value देती। तो इस प्रकार के जो प्लॉट हैं इसका हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिशन और एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट हो तो उन वाले एंजाइमिक रिएक्शन के काइनेटिक्स को जानने में मदद करता है। ये आगे आपको भी हम बताएंगे। तो हमें कुल मिलाकर के माइकलिस मेंटन से हमें क्या चीज मिली, हमें ये मिला कि एक Km है और एक वी मैक्स है। ये दोनों की वैल्यू किसी भी एंजाइम के लिए सेम नहीं होती, दोनों की वैल्यू किसी भी एंजाइम के लिए सेम नहीं होती। मतलब ये कोई जनरलाइजेशन यहाँ नहीं है कि वी मैक्स और Km की जानकारी हमें बहुत
बढ़िया मिलेगी, या उससे हम दूसरे एंजाइम के बारे में जान लेंगे। इवन क्या होता है कभी कभी कि Km, जैसे मान लीजिए Km है, हमने Km को लिखा था K -1 प्लस K2 अपॉन K1, ये था। तो इसमें क्या है कि जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उसके बारे में अगर वो वेरी कर रहा है तो Km भी वेरी करेगा। तो ये जो हमने Km लिखा है ये किसके लिए है? 2 स्टेप रिएक्शन के लिए है। Km के लिए एक और चीज हम आपको बता दें कि अक्सर इसे ये भी कहा जाता है कि ये एफिनिटी शो करता है किसकी? ES में एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो इंटरमीडिएट बना है उनमें आपस में कितनी एफिनिटी है, इसकी डिग्री को Km शो करता है, ऐसा मानना है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। लेकिन हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 2 स्टेप रिएक्शन है, K2 है। मान लीजिए कि K2 कौन सा है? K2 वो है जब हम ES से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम यहाँ K2 लिखते हैं। तो मान लीजिए प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब K2 इज वेरी मच स्मॉलर देन K-1। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो Km क्या होगा? Km हो जाएगा K-1 अपॉन K1। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है वो क्या शो कर रहा है कि कितनी तेजी से ES बन रहा है। यानी अगर इसके पीछे हम ऐसे बना दें, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करके ES बना रहे हैं, लेकिन ESP नहीं बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये Km जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाएगा। तब हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो Km है ये एक्चुअली में ES कॉम्प्लेक्स में एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी को शो कर रहा है, अगर ऐसी स्थिति हो गई तो। लेकिन मान लीजिए कि K2 बहुत बड़ा है K-1 से, तब Km क्या हो जाएगा? K2 अपॉन K1 हो जाएगा। तो यहां फिर Km की वैल्यू बदल गई उसी सेम एंजाइम में समय के अनुसार। ये शुरू में था, शुरू में कुछ नहीं बनाया उसने, तो शुरू में डिसोसिएशन कांस्टेंट की तरह काम कर रहा था। बाद में उसने जो है सारा प्रोडक्ट बना दिया, तो Km की वैल्यू बदल गई। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए Km की वैल्यू, मान लीजिए अभी तो हमने इसे या तो बहुत छोटा कहा है या बहुत बड़ा कहा है, लेकिन अगर ये न तो ये छोटे हों और ना ये बड़े हों, कम हों, मतलब इनकी जो वैल्यू हो वो कंपेरेबल हो, तो इनकी जब वैल्यू कंपेरेबल हो जाएगी तो भी Km की जो वैल्यू है उसका जो फंक्शन है बहुत वेरी करेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि Km कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिसका आप जनरलाइजेशन बहुत आसानी से कर सकें और ये बता सकें कि ये किस पर आधारित है और ये क्या एग्जैक्टली बता रहा है।
इसी प्रकार जब हम Vmax की बात करते हैं तो Vmax का हमने फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, K2 टोटल एंजाइम। टोटल एंजाइम इसलिए था क्योंकि उस समय तक टोटल एंजाइम किसके बराबर हो जाता है, जब एकदम लास्ट में या बिल्कुल सैचुरेशन के बाद रिएक्शन पूरा होने लगता है तो वो सारा का सारा एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि K2 इंटू ET जो है Vmax होगा। लेकिन अब सपोज कीजिए कि ES के बाद EP भी बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, E प्लस S K1 माइनस 1 ES EP K2 K माइनस 2, और उसके बाद ये फिर से E प्लस प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है K3 यहाँ पर बन रहा है। तो अब Vmax का क्या फॉर्मूला होगा, Vmax इज इक्वल टू K3 टोटल एंजाइम, ये हो जाएगा। तो अगर इंटरमीडिएट्स बदल रहे हैं और इंटरमीडिएट्स में आपको ये मालूम है कि कौन सा रेट लिमिटिंग रिएक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसी का रेट लिमिटिंग रिएक्शन जो है Vmax के लिए काम करेगा, लेकिन ये मालूम चले तब। तो इस वजह से एक नया टर्म दिया गया कि हम ये K3 K4 K6 कुछ भी हम कर सकते हैं। तो या ये हम देख सकते हैं कि K1 वाला ही सबसे स्लोएस्ट है तो फिर K1 हो जाएगा। तो इसलिए इसमें एक नया कैटेगरी आई जिसको C-CAT कहा गया कि C-CAT एक नया कांस्टेंट है, नया रेट कांस्टेंट है जो कि मल्टीपल इंटरमीडिएट स्टेप्स वाले केमिकल रिएक्शन में होता है। अगर वो मल्टीपल, मान लीजिए बहुत सारे रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स हैं, अगर ये वाला रेट लिमिटिंग है केवल यही वाला, तो रेट लिमिटिंग है तो इसका वाला जो भी C-CAT क्या होगा, वो Kn हो जाएगा, जो भी इसका नंबर हो। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे हों और रेट लिमिटिंग और हो, तो उसमें क्या होगा कि फिर कैट का फंक्शन और बढ़ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम ये वाला मान लीजिए हमने ये लगाया कैट अगर हम कर दें K3 के बजाय, तो हम क्या लिखेंगे Vmax में, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कैट ET, कैट ET लिख देंगे, जो क्या हो Vmax है। तो अब हमने फिर देखा कि वो हमने माइकलिस मेंटेन का क्या इक्वेशन था, Vmax S अपॉन Km प्लस S। अब इस Vmax की जगह ये लिख सकते हैं हम, इस मैक्स की जगह, क्योंकि मैक्स की वैल्यू ये है, तो हम ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि कैट टोटल एंजाइम इनटू सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय माइकलिस कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट। तो ये एक रिएक्शन जो इक्वेशन है वो एक और बन के यहां आ रहा है, किसे शो करने के लिए, जिसमें कि ऐसे एंजाइम हो, भले उसमें सबस्ट्रेट एक ही हो लेकिन उसमें इंटरमीडिएट स्टेप्स एक से ज्यादा हो।
तो यहां हम कह सकते हैं कि जो के कैट है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट है, वेट कांस्टेंट। कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसे कुल मिला करके हम एक और चीज बोल सकते हैं, वो क्या है? टर्नओवर कांस्टेंट। यानी के कैट क्या चीज है? के कैट एक टर्नओवर कांस्टेंट है या नंबर है, जो ये शो कर रहा है कि हाउ मेनी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं कि जो माइकलिस मेंटन का जो कांस्टेंट है, उसकी यूनिट क्या है? उसकी यूनिट है मिलीमोल। और के कैट की यूनिट क्या है? पर सेकेंड। ये ध्यान रखिएगा कि इसकी के कैट की यूनिट पर सेकेंड है और के एम की यूनिट है मिलीमोल। तो यहां ये क्या बता रहा है? टर्नओवर कांस्टेंट या नंबर लिख लीजिए, टर्नओवर नंबर बता रहा है कि कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल कितने समय में, यानी कितने समय में प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन से ही हम ये भी जान सकते हैं कि किस प्रकार टर्नओवर होता है सबस्ट्रेट का, जो कि उसके रेट से ही जुड़ा हुआ है। यानी कितना तेज रिएक्शन होगा और कितने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो अगर हम कोई उदाहरण देना चाहें, अभी मैंने आपको कोई एग्जाम्पल केएम का नहीं दिया है। केएम का मतलब कि केएम की क्या वैल्यू है, वो तो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकल आती है, लेकिन यहां मैं आपको टर्नओवर नंबर का, टर्नओवर नंबर की वैल्यू हम आपको कुछ दे दें। एंजाइम का नाम क्या है और उस एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है और टर्नओवर नंबर क्या है, टर्नओवर नंबर क्या है, जिसे हम के कैट पर सेकेंड में लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कैटालेज है, इसका सबस्ट्रेट क्या होता है? H2O2, और इसका टर्नओवर नंबर क्या होगा? 4 × 10⁻⁷, यानी 40 मिलियन। ठीक है। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसमें क्या है सबस्ट्रेट? ये किस पर काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड पर नहीं, बल्कि कार्बोनिक आयन पर, HCO3 आयन। और ये कितना है? ये 4⁵ है। इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए फ्यूमरेज का करें, जिसका सबस्ट्रेट है फ्यूमरेट, तो ये कितने मॉलिक्यूल को टर्नओवर करा रहा है? 500 के करीब करीब करा रहा है। और अगर हम किसी एटीपेस का करते हैं, एटीपेस जो किस पर काम करेगा? एटीपी पर, ये 0.5 होता है, 0.5। और भी है, देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो। तो टर्नओवर नंबर को हम
इस तरीके से जांच सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टर्नओवर नंबर भी होता है, जिसे हम अब एक्सपेरिमेंटली उसका पता लगा सकते हैं। अब यहां दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि किसी भी एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी वो कैसे पता लगेगी। कैटालिटिक एफिशिएंसी कैसे पता लगेगी? हमको क्या मालूम है? हमको m भी मालूम है और हमको कैट भी मालूम है, यानी माइकलिस कांस्टेंट भी मालूम है और कांस्टेंट कैट भी मालूम है। लेकिन कोई भी वैल्यू अकेले कुछ नहीं बता सकती है केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि उसमें कितने इंटरमीडिएट्स हैं, उनका टर्नओवर कितना है अकेले, या उनका जो डिफरेंट इंटरमीडिएट्स हैं वो कितने हैं, वो आपस में क्या केमिकल उनका नेचर है, ये अकेले नहीं कोई बता सकता है। तो फिर ये हुआ कि अगर अकेले नहीं बता सकता है तो ये कैसे बताएगा? तो जो इसका तरीका खोजा गया वो ये था कि अगर हम इसे, जैसे मैंने वो पुराना वाला एक लिखा था लाइनेबर्ग वाला को कैटेगरी कांस्टेंट का, वो क्या था? V0 इज इक्वल टू Km S, और बल्कि इसे वो वाला लिखते हैं टोटल एंजाइम इंटू S। अगर लिख दें, अगर S बहुत कम हो तो ये वाला रिलेशन कब आया? अगर Km है, अगर Km है जो कि बहुत ज्यादा हो, किससे? S से। तो ये वाला जो S यहां पर प्लस S लिखते हैं हम, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए उसको यहां पर नहीं लिखा है। तो ये इक्वेशन निकल के आया है। तो ये जो कैट अपॉन Km है, ये जो रेशियो है, इसे हम स्पेसिफिक कांस्टेंट बोलते हैं। स्पेसिफिक कांस्टेंट इसे बोलते हैं कि कैट अपॉन Km का जो रेशियो है। अगर इसकी गणना की जाए, मेजरमेंट किया जाए कि स्पेसिफिक कांस्टेंट क्या है किसी एंजाइम का, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उस एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी कितनी, यानी हाउ दैट एंजाइम इज केपेबल ऑफ डूइंग कैटालिसिस, यानी बहुत कमजोर है कैटालिसिस में, मीडियम है, या बहुत हाई लेवल का है। तो इसमें ये देखा गया कि इसका जो अपर लिमिट है, यानी ये वैल्यू आएगी, उसकी अपर लिमिट कितनी ये वैल्यू जा सकती है, यानी हमें देखना है कि ये रेशियो कितना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जाएगा जब हम कहेंगे कि हाँ ये फुल्ली एफिशिएंट है कोई एंजाइम। तो उसकी अपर लिमिट क्या बना दी गई? उनका डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या है, यानी दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में सॉल्यूशन में डिफ्यूज किस स्पीड से करते हैं, वो जो वैल्यू होगी वो इसकी अपर लिमिट होगी। तो डिफ्यूजन है वो कांस्टेंट है कि नहीं है, मगर उनका जो डिफ्यूजन रेट है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, उसकी जो लिमिट है वो करीब करीब 10⁸ या 10⁷ है।
ये डिफ्यूजन की रेट है उन किसी भी एंजाइम का है उसका। तो अगर इसका रेशियो इसके बराबर आता है तो हम ये मान लेंगे कि वो एंजाइम कैटालिटिकली एफिशिएंट है। तो इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में एक टेबल देंगे जिसमें आप एंजाइम का नाम, उसका केएम कितना है, उसका के कैट कितना है और उसका रेशियो कितना है। तो उसमें आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंट के कैट होते हुए भी और डिफरेंट केएम होते हुए भी एफिशिएंसी वही आ रही है। यानी एंजाइम के अलग अलग मेजरमेंट अलग हो, उसके केएम के, उसके के कैट के मेजरमेंट अलग हो, लेकिन चूंकि अगर वो एंजाइम एफिशिएंट है तो वो किसी दूसरे एफिशिएंट एंजाइम के बराबर ही रेशियो का वैल्यू देगा। तो ये हमने एक टेबल बनाई है जिसमें जो है रेशियो दिखाया गया है जो डिफ्यूजन कंट्रोल यूनिट यानी 10⁸ और 9 के बराबर है, और इसकी जो रेशियो आ जाएगी इसका यूनिट क्या होगी, पर मोल पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए एक ही एंजाइम हमने बढ़ाया है इसमें एग्जाम्पल के लिए, बाकी 3 वही है जो भी हमने पहले आपको दिखाए थे। एसिटिल कोलाइन ईस्ट्रेस जो जिसका सबस्ट्रेट एसिटिल कोलिन है, उसमें देखिए कि जो कैट की वैल्यू है वो हमेशा प्लस में होती है और केएम की वैल्यू ज्यादातर माइनस में होती है। लेकिन जब ये माइनस नीचे जाएगा तो नीचे से जाने यानी डिनोमिनेटर में जाने के बाद जैसे ही ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5 और 4 मिल करके और ये 8 और 9 हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि इसका कैट अलग है, इसका कैट अलग है, इसका केएम -5 है रेज़ टू पावर, इसका -2 है, लेकिन तब भी इनकी एफिशिएंसी उतनी ही है, यानी 10⁻⁷ और 8 के बराबर ही एफिशिएंसी। तो इस वजह से हम जो इनके स्पेसिफिक कांस्टेंट है उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन एंजाइम्स की जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो अच्छी है। यानी ये जो भी एंजाइम है ये कैटालिटिकली एफिशिएंट एंजाइम। तो इसे हमने कैसे पता किया, इसे हमने पता किया स्पेसिफिक कांस्टेंट से जो कि के कैट और के एम का रेशियो है किसी भी उसमें। तो हम किसी भी तरीके से के कैट को जो टर्नओवर नंबर है उसको सिर्फ बता करके, या के एम जो कि एफिनिटी शो करता है एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में, उसको केवल बता करके हम किसी एंजाइम के बारे में या उसके रिएक्शन के बारे में नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम जब दोनों को वैल्यू का आपस में एक रिलेशन लेते हैं जो कि यहाँ पर एक रेशियो है, तो हम बता सकते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स किस प्रकार की। तो अभी हमने ये देखा कि जो माइकलिस कांस्टेंट था वो ज्यादा, और माइकलिस का जो मोमेंटम का जो इक्वेशन था वो ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। लेकिन मान लीजिए कि जो रिएक्शन है वो 2 सबस्ट्रेट रिएक्शन है। मान लीजिए कि 2 सबस्ट्रेट रिएक्शन है E+S ES1 है, तो ES1 बन जाएगा और फिर उसके बाद ES1 एंड ES2 बन जाएगा। अब डिपेंड देखिए यहीं पर अब एक ये पॉइंट आता है कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो हो सकता है कि कोई एक बड़ा एंजाइम हो जिसमें एक सबस्ट्रेट पहले जुड़ता हो, फिर दूसरा सबस्ट्रेट फिर जुड़ जाता हो उसी के साथ, और एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता हो। या ये भी हो सकता है कि एक एंजाइम हो
जिसमें कि एक सबस्ट्रेट 1 जुड़ गया हो, जो बाद में एक सबस्ट्रेट से रिएक्ट कराकर एक प्रोडक्ट को बाहर निकाल दे और तब वहां पर दूसरे नंबर का सबस्ट्रेट लगे। तो इस प्रकार के रिएक्शन में जहां पर एक सबस्ट्रेट हट जाता है और एंजाइम के बाद दूसरा सबस्ट्रेट उसके हटने के बाद आता है, वहां पर ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो ये दो तरीके के रिएक्शन है, मैकेनिज्म है। तो इसको भी हम अगर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। मान लीजिए यहां पर एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। आप जानते हैं कि ग्लूकोज एटीपी से रिएक्ट करके एक एडीपी बनाता है प्लस एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। तो यहां पर सबस्ट्रेट भी 2 हैं और प्रोडक्ट भी 2 हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन है, इसमें टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनेगा या पिंग पोंग यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा, इसे हम देख सकते हैं। कैसे पता करेंगे? तो अगर हम टर्नरी कॉम्प्लेक्स वाली बात देखें तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स 2 तरीके से बन सकते हैं, तो रैंडम ऑर्डर हो या ऑर्डर्ड मैनर हो। रैंडम ऑर्डर में है कि E में पहले S1 जुड़ सकता है या ES2 जुड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली E के साथ दोनों सबस्ट्रेट जुड़ जाएंगे और फिर रिएक्शन होकर के E अलग हो जाएगा और दोनों प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। अगर वो ऑर्डर्ड मैनर में, यानी मालूम है कि पहले ये वाला सबस्ट्रेट जुड़ना जरूरी है, उसके बाद ही नेक्स्ट जुड़ेगा, तो वो पहले ES1 जुड़ सकता है, बाद में ES2 जुड़ सकते हैं और ये बन सकता है। तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स का ये एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन था। दूसरा जो तरीका है वो तरीका है रिप्लेसमेंट करके, मतलब कोई टर्नरी कॉम्प्लेक्स ना बने और उसके रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म हो, जिसे हम पिंग पोंग मैकेनिज्म भी बोलते हैं। पिंग पोंग मैकेनिज्म में बोलते हैं जिसमें कि नो टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो वहां क्या होगा कि E में S1 जुड़ेगा और एक ES1 कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो ES1 कॉम्प्लेक्स E और P1 में कन्वर्ट होगा। फिर ये जो P1 बन गया है, इससे P1 बाहर निकल जाएगा क्योंकि एक प्रोडक्ट बना और वो बाहर निकल गया। उसके बाद जब E खाली हो गया तो E खाली होने के बाद जो S2 है वो इस E के साथ रिएक्ट करेगा और ES2 बना लेगा और वो ES2 बाद में E प्लस P2 में डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये वो तरीके हैं जिससे कि 2 सबस्ट्रेट रिएक्शन हो सकता है, जिसमें या तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है
या कोई रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म काम करती है। अब इसे हम पता कैसे चलाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि ये थियोरेटिकली तो हमें मालूम चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकता है और वो ऑर्डर रिएक्शन भी माइकलिस मेंटन को फॉलो करते हैं। तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए लाइनेबुअर बर्ग के इक्वेशन को हम फिर से यूज करेंगे। बर्ग को इशू करेंगे और बस इसमें ये एक बात का ख्याल रखेंगे कि S1 को यानी सबस्ट्रेट 1 को कांस्टेंट रखेंगे। S1 इज इक्वल टू कांस्टेंट और S2 को वेरी कराएंगे। जब S2 वेरी कराएंगे तो हमें मान लीजिए ये एक मिला, एक प्लॉट हमको मिला जिसमें कि S2 वेरी हो रहा है। फिर उसके बाद इस प्रकार से हमको प्लॉट मिलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। आप जानते हैं कि लाइनेबुअर इक्वेशन के आधार पर अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। इधर क्या हो रहा है? इस साइड में S2 इंक्रीज हो रहा है, S2 इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है? ये 1/V0 है, ये 1/S है। अगर हम दूसरे किसी यानी अगर एक रिएक्शन में इस तरीके का हमको मिला है, दूसरे रिएक्शन को हम फिर से प्लॉट करते हैं तो हमें कैसा मिल रहा है? इस प्रकार से पैरेलल लाइन मिलती है। तो जब पैरेलल लाइन मिलती है, इसमें भी इस तरफ क्या हो रहा है? S2 इंक्रीज हो रहा है। अगर हमें ये दो प्रकार के प्लॉट मिलते हैं बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन में, तो हम ये मान लेंगे कि ये जो प्लॉट है it is formed due to the formation of ternary complex, and this plot due to the replacement mechanism। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे पास रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट उसे बोल सकते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। डिस्प्लेस हो रहा है यानी एक के बाद दूसरा चीज लग रही है। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर हम रेसिप्रोकल वैल्यूज को प्लॉट करें तो अगर इस प्रकार से प्लॉट मिलता है तो इसका मतलब है कि वो जो सेकेंड ऑर्डर का जो रिएक्शन है, जो बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन है, वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स के थ्रू हो रहा है, यानी उसमें बीच में एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। और अगर इस तरीके से पैरेलल लाइन आती है, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू बन रहा है। तो ये आज हमारा जो है माइकलिस मेंटन का लेक्चर
हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनहिबिशन के बारे में, एंजाइम की इनहिबिशन के जितने भी रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, उसके बारे में बात करें।